विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा है काव्य का स्वरूप, काव्य की परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा की है। आज की इस वीडियो में हम काव्य के तत्वों के बारे में जानकारी देंगे। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और इसमें समाज का यथार्थ चित्र अंकित रहता है या अंकित होता है। इसी साहित्य की परिभाषा, इसी साहित्य के लक्षण विद्वानों द्वारा बताए गए हैं। इन परिभाषाओं पर तथा इन लक्षणों पर विचार करने के बाद हमारे सामने कुछ साहित्य के तत्व सामने आते हैं। तो ये तत्व कौन से हैं? तो साहित्य के 5 तत्व हमारे सामने आते हैं। पहला है शब्द या भाषा शैली तत्व, दूसरा है अर्थ तत्व, तीसरा है भाव तत्व, चौथा है कल्पना तत्व और पांचवा है बुद्धि या विचार तत्व, जिसे रागत बुद्धि या विचार तत्व। तो ये 5 तत्व है। इन तत्वों के अंतर्गत सत्य की अभिव्यक्ति होती है। इन तत्वों के अंतर्गत सत्य की अभिव्यक्ति होती है, असत्य की नहीं। सत्य की अभिव्यक्ति करके ही काव्य का महल खड़ा हुआ है। सत्य के कारण ही काव्य का अस्तित्व है, उसको ग्रहण करने की प्रेरणा हमें मिलती है और इसीलिए हम कह सकते कि काव्य की आत्मा सत्य है। अतः इस सत्य को या इस आत्मा को साकार शरीर का रूप देने वाले 5 तत्व हमारे सामने आते हैं। तो इन 5 तत्वों की एक एक करके हम जानकारी यहाँ लेने वाले हैं। सबसे पहले तत्व के रूप में हम चर्चा करेंगे भाव तत्व, जिसे रागात्मक तत्व भी कहा जा सकता है। भाव तत्व काव्य का मूल तत्व है। काव्य का मूल तत्व भाव तत्व है। अन्य तत्व इन पर आधारित रहते हैं। कल्पना से कवि भावों को, घटनाओं को रूप देने का काम करता है। बुद्धि तत्व उन्हें सुव्यवस्थित करने का काम करता है। कल्पना से कवि भावों, विचारों को तथा घटनाओं को रूप देने का काम करता है। बुद्धि तत्व उन्हें सुव्यवस्थित बनाने का काम करता है और शैली तत्व उनका श्रृंगार करता है। शैली तत्व उनका श्रृंगार करता है। इसलिए कवि को सहृदय होना अत्यंत आवश्यक है। वर्ड्सवर्थ का कहना है कि कविता का प्रस्फुटन तभी होता है जब हृदय में भावों का प्रबल वेग उमड़कर छलकने लगता है। कविता का प्रस्फुटन तभी होता है जब हृदय में भावों का प्रबल वेग उमड़कर छलकने लगता है। भावों के चित्रण के कारण ही काव्य शाश्वत होता है। भावों के चित्रण के कारण ही काव्य शाश्वत रहता है या शाश्वत होता है और मानव के हृदय को वह स्पर्श करता है। किसी परिस्थिति, किसी घटना या किसी व्यक्ति को देखकर हमारा हृदय जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसे हम भाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोड़े से पीटने वाले मालिक को देखकर हमारा हृदय घृणा और क्रोध के भाव से भर जाता है। अतः ये भाव तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले भाव का यानी 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो उनमें इंद्रिय जनित भाव है, दूसरा प्रज्ञात्मक है और तीसरे गुणात्मक है। इंद्रिय जनित भाव कौन से होते हैं? इंद्रिय जनित भाव वे होते हैं जो स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा अपूर्ति के भाव। उदाहरण के तौर पर भूख लगना, प्यास लगना, कामेच्छा होना, ये इंद्रिय जनित भाव है। प्रज्ञात्मक भाव कौन से है? तो प्रज्ञात्मक भाव वो होते हैं मन की ज्ञान अथवा अनुभव प्राप्त करने वाली शक्ति। मन की ज्ञान अथवा अनुभव प्राप्त करने वाली शक्ति यानी प्रज्ञात्मक भाव है। गुणात्मक भाव वे होते हैं जो यानी विशेष ध्येय की ओर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील शक्ति यानी गुणात्मक भाव है।
सफल काव्य बनाने के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण है। सफल काव्य बनाने के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण है। एक है भाव गहनता, भाव उदात्तता और भाव वैविध्यता। भाव उदात्तता, भाव गहनता और भाव वैविध्यता, ये तीन बातें सफल काव्य के लिए महत्वपूर्ण है। भावों के बिना साहित्य निष्प्राण लगता है। काव्य में भावों की अधिकता जितनी या भावों की उदात्तता जितनी अधिक होगी, वही काव्य रचना महान बनती है। भावों की शक्ति से पाठक का हृदय आंदोलित होता है। सीमित भावों का साहित्य विश्व साहित्य नहीं बन सकता। सीमित भावों का साहित्य विश्व साहित्य नहीं बन सकता। विभिन्न स्थायी तथा संचारी भावों की अभिव्यक्ति से काव्य श्रेष्ठ बनता है। अतः सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि साहित्य की पूर्णता भाव उदात्तता, भाव गहनता और भाव विविधता से सिद्ध होती है। अब दूसरा तत्व बुद्धि तत्व, जिसे विचार तत्व भी कह सकते हैं। बुद्धि तत्व साहित्य को विचार संपदा प्रदान करने का काम करता है। बुद्धि तत्व साहित्य को विचार संपदा प्रदान करता है। साहित्यकार अपने विचार, अपने जीवन आदर्श, जीवन संदेश साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह बुद्धि तत्व का ही आधार ले सकता है। ये काव्य का मूल तत्व है। ये काव्य का मूल तत्व है। जीवन के अनंत प्रांगण से क्या लेना है, क्या ग्रहण किया जाए, किसे त्याग दिया जाए, ये काम बुद्धि तत्व का रहता है। और इसीलिए हमारे विचारों में मौलिकता होनी चाहिए, विचार श्रेष्ठ होने चाहिए, विचारों में उदात्तता होनी चाहिए, विचार युग के अनुरूप होने चाहिए, विचारों में गंभीरता, व्यापकता, कलात्मकता, ये गुण होने चाहिए। कल्पना के घोड़े को नियंत्रण में रखने का काम कौन करता है? बुद्धि तत्व करता है या विचार तत्व करता है। भावों को व्यवस्थित करके उन्हें चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करने का काम बुद्धि तत्व करता है। सत्य असत्य का निर्णय करना, सत्य असत्य का निर्णय करना, गुण अवगुण का परीक्षण करना एवं पाप पुण्य का दिग्दर्शन करने का काम भाव या कल्पना का न होकर ये काम बुद्धि तत्व का ही है। विचार या बुद्धि के सिवा किया हुआ कोई भी कथन हास्यास्पद होता है। बुद्धि का आधार न होने से कोई भी उत्तुंग कल्पना नहीं की जा सकती। अतः बुद्धि के अभाव से व्यक्त किए हुए भाव निरर्थक साबित होते हैं। इसके अगला तत्व है भाषा शैली तत्व। कौन सा तत्व है? भाषा शैली तत्व। यह तत्व भाव, बुद्धि और कल्पना को मूर्त रूप देने का काम करता है, शाश्वत रूप देने का काम ये शैली तत्व करता है। यह तत्व काव्य को अलंकृत करने का काम करता है। यह तत्व काव्य को अलंकृत यानी काव्य का श्रृंगार करने का काम करता है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, क्या कहा है? अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। शैली को रीति भी कहा जाता है। वामन जैसे आचार्यों ने उन्हें काव्य की आत्मा कहा है, रीति को आत्मा कहा है। उन्होंने कहा है कि रीति रात्मा काव्यस्य। वामन ने शैली को रीति कहा है और उसकी परिभाषा देते वक्त कहा है कि रीति रात्मा काव्यस्य। काव्य शैली को काव्य का कला पक्ष भी कहा जा सकता है। शैली को काव्य का कला पक्ष भी कहा जाता है। शैली वही उत्तम होती है जो भावों को ठीक प्रकार से दिखलाती है। शैली वही उत्तम होती है जो भावों को ठीक प्रकार से दिखाने का काम करती है। भाव चाहे जितने उदात्त हो, भाव चाहे जितने उदात्त हो, कल्पना चाहे जितनी प्रखर हो और बुद्धि चाहे जितनी सुलझी हो, पर अभिव्यक्ति की विशेषता अगर आपके पास न हो तो अब ये सारी विशेषताएं हास्यास्पद या असफल रह जाएगी। अपने अंतरंग के भावों को जिस पद्धति से अथवा जिस रीति से लेखक अभिव्यक्त करता है उसे ही शैली कहा जाता है। अपने अंतरंग के भावों को यानी हृदय पर पड़ने वाले प्रभावों को
जिस पद्धति से अथवा जिस रीति से लेखक अभिव्यक्त करता है उसे ही शैली कहा जाता है। अलंकार, गुण, रीति, छंद, शब्द शक्ति आदि के आधार पर शैली तत्व शोभायमान रहता है। सुंदर आत्मा के लिए जिस तरह सुंदर शरीर की आवश्यकता होती है, उसी तरह सुंदर भावों की अभिव्यक्ति के लिए सुंदर शैली की भी आवश्यकता होती है। साहित्यकार शब्द और अर्थ को ऐसे मार्मिक रूप में प्रकाशित करता है कि पाठक प्रभावित हो जाता है। सरलता, स्पष्टता, स्वाभाविकता, प्रभावोत्पत्तकता, अलंकरणता, कलात्मकता आदि भाषा शैली के गुण है जो इसमें आने ही चाहिए। इसके बाद कल्पना तत्व आता है। कल्पना तत्व को पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने बहुत बड़ा महत्व दिया है। काव्य में कल्पना तत्व को काव्य में बहुत बड़ा महत्व दिया है। काव्य की सृजन प्रक्रिया तथा सौंदर्य सृष्टि का मूल आधार अगर क्या है तो वह कल्पना ही है। कल्पना के द्वारा कवि पूर्वानुभूत वस्तु, घटना, भाव का चित्रण कर सकता है। या कल्पना के सहारे ही कवि पूर्वानुभूत वस्तु, घटना, भाव का चित्रण कर सकता है। कल्पना से साधारण घटना को भी असाधारण बना दिया जा सकता है। साधारण सी साधारण घटना को भी असाधारण बनाने का काम हम कर सकते हैं। साहित्य में कल्पना का मुख्य कार्य है प्रसंगों की मौलिक उद्भावना करना, भावोद्भावना करना, भावोत्कर्ष लाना और सौंदर्य सृष्टि बनाना। ये काम कल्पना का रहता है। कल्पना ही कवि के भावों को साकार करती है। कल्पना ही कवि के भावों को साकार करने का काम करती है। यदि काव्य से कल्पना निकाल दी जाए तो काव्य नीरस हो जाएगा, उसकी प्रभावत्मकता नष्ट हो जाएगी, उससे सरसता, मधुरता उसमें नहीं होगी। इसलिए काव्य में कल्पना का महत्व अधिक है। अति कल्पना व्यर्थ मानी गई है। अति कल्पना व्यर्थ है। जिस तरह बिहारी के काव्य में अति कल्पना होने के कारण या कल्पना का अधिक होने के कारण उनका काव्य प्रभावशाली नहीं बल्कि चमत्कारिक बना हुआ दिखाई देता है। कल्पना शक्ति द्वारा कवि वहां पहुंच जाता है जहां रवि यानी सूर्य भी नहीं पहुंच सकता, उस जगह पर कवि पहुंच सकता है। जयशंकर प्रसाद महान कवि है। उन्होंने कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना की है। इस कामायनी इस ग्रंथ में उन्होंने पौराणिक घटनाओं की अस्थियों पर कल्पना की सहायता से सुंदर ऐसे काव्य शरीर की निर्मिति की हुई दिखाई देती है। जैसे उनके कामायनी इस काव्य ग्रंथ की कुछ काव्य पंक्तियां हम उदाहरण के लिए लेते हैं। वे कहते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। यानी रात बीत चुकी है। विभावरी का मतलब रात बीत चुकी है, हे सखी जाग जाओ। उषा रूपी नारी अंबर रूपी पनघट में तारों रूपी घट डुबो रही है, इसलिए तुम हे सखी जाग जाओ। इस तरह की कल्पना यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने की हुई दिखाई देती है। भाव शून्य कल्पना करना भी व्यर्थ है या ठीक नहीं है। कम से कम कल्पना ऐसी होनी चाहिए जिससे सत्य का हमें आभास होना आवश्यक है। निराकार भावों को आकार देने का, पात्रों के व्यक्तित्व को साक्षात बनाने का तथा उचित भाव जगाने का काम कल्पना की सहायता से ही किया जा सकता है। इसलिए काव्य में कल्पना का महत्व अत्यंत अत्यंत है। इसके बाद जो तत्व रहता है वो है अर्थ तत्व। शब्द जो होते हैं, शब्द चमत्कार से युक्त और चमत्कार रहित दोनों ही रूपों में अर्थ तत्व महत्वपूर्ण होता है। यानी शब्द चमत्कार से युक्त होते और चमत्कार मुक्त तथा विहीन भी होते हैं, लेकिन दोनों ही रूप में अर्थ अनिवार्य है।
बिना अर्थ के तो काव्य का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। अर्थ भाव तथा कल्पना का वाहक है। अर्थ भाव तथा कल्पना का वाहक है और सत्य का स्वरूप है। अर्थ शब्द की प्रधान शक्ति है। अर्थ शब्द की प्रधान शक्ति है। अर्थ द्योतन के लिए या अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये तीन प्रमुख शब्द शक्तियां मानी जाती है। अर्थ की अधिक रमणीय अभिव्यक्ति के लिए व्यंजना शक्ति का काम होता है। अर्थ की चमत्कारिक अभिव्यक्ति के लिए लक्षणा शब्द शक्ति का काम होता है और अर्थ की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए अभिधा शब्द शक्ति का काम होता है। काव्य के अंतर्गत इन तीनों शब्द शक्तियों का महत्व है, तीनों का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थ का सम्यक संयोजन बुद्धि तत्व पर निर्भर रहता है। अर्थ की साकारता कल्पना तत्व पर है और अर्थ का प्रभाव भाव तत्व पर निर्भर रहता है। काव्य का पूर्ण सौंदर्य तब उत्पन्न होता है जब शब्द, अर्थ, बुद्धि, भाव, कल्पना का सभी का एक साथ चमत्कार उपस्थित हो, वही सर्वश्रेष्ठ काव्य पंक्तियां होती है। उदाहरण के तौर पर हम काव्य पंक्ति लेते हैं या कि जैसे देखिए, मोतियों जड़ी ओस की डार, मोतियों जड़ी ओस की डार, खिला जाता चुपचाप भया। यहाँ सत्य अभिव्यक्ति, इन दो पंक्तियों में सत्य की कौन सी अभिव्यक्ति हो गई है? तो जीवन की क्षणभंगुरता की अभिव्यक्ति यहाँ हो चुकी है। भाव कौन सा इन दोनों पंक्तियों में अभिव्यक्त हो चुका है? भाव है बोध और विषाद। सत्य को साकार बनाने वाली कल्पना कौन सी है? सत्य को साकार बनाने वाली कल्पना है मोतियों के समान ओस की, ओस यानी दो बिंदु, मोतियों के समान ओस की बूंदों से सुशोभित द्रुम डाली यानी पेड़ों की डाली के सौंदर्य को क्षण में वायु का झोंका आता है और उस सौंदर्य को नष्ट कर देता है। तो ऐसी काव्य पंक्तियां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिसमें शब्द, अर्थ, बुद्धि, भाव, कल्पना सभी का एक साथ चमत्कार उपस्थित हुआ दिखाई देता है। ये 5 तत्व काव्य की निर्मिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।